आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं डीपीडीपी के कुछ गलत फहमियों की जो लोगों ने बनाई हुई हैं डीपीडीपी रूल्स के बारे में, डीपीडीपी एक्ट के बारे में। आज हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे कि डीपीडीपी जो लॉ बनाया है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए बना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसपे आप प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं लगातार। और आजकल हम डीपीडीपी पे बात कर रहे हैं, बहुत फोकस है डीपीडीपी पे आजकल हमारा। क्यों सोचते हैं लोग कि डीपीडीपी सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है? लगता है उनको छोटी मोटी कंपनियों पे कौन कंप्लायंस करेगा? क्यों रेगुलेटर्स छोटी कंपनियों पे फोकस करेंगे? रेगुलेटर्स फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे और कब करेंगे वो एक बात है, पर क्या लॉ भी सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए? ऐसा नहीं है। छोटी कंपनियां भी पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं। जैसे ही आप कंपनी बनाते हैं और आप एम्प्लॉयज हायर करना शुरू करते हैं, आप पर्सनल डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको उनका नाम चाहिए, पता चाहिए, फोन नंबर चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको उनको तनख्वाह देनी है, आपको उनके बैंक की डिटेल चाहिए, नहीं तो आप उनको बैंक का अकाउंट खोल के देंगे, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लेंगे। आप तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी ले रहे हैं उनका, सिर्फ पर्सनल डेटा थोड़ी ले रहे हैं। और अगर आप थोड़ी सी भी हायर लेवल की कंपनी है, 10 एम्प्लॉई है, प्रोविडेंट फंड की डिटेल भी चाहिए। थोड़ी सी हाईटेक कंपनी है, चाहे 10 एम्प्लॉयज की, तो सिक्योरिटी के लिए सर्वेलेंस कैमराज भी लगे हैं, बायोमेट्रिक्स भी लगे हैं। तो भाई किसी भी साइज का बिजनेस है, पर्सनल इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट हो रही है, तो डीपीडीपी तो अप्लाई होगा। लोग ये सोचते हैं, और ये हिंदुस्तान में कई बार होता है, जैसे जीएसटी के साथ हुआ। जीएसटी का लॉस सबके लिए था, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट था ई इनवॉइसिंग का, जो पहले शायद 50 करोड़ के टर्नओवर के लिए था, फिर 25 के लिए हुआ, और ऐसे एक दो साल में कम होते होते आज के डेट में 5 करोड़ का टर्नओवर अगर आपका साल का है, तो आपकी जीएसटी, आपको ई इनवॉइसिंग करनी चाहिए। इसलिए लोगों को लगता है कि जो भी लॉ आ रहा है वो बड़ी कंपनियों के लिए आएगा, फिर हो सकता है अगले 4-5 साल में छोटी कंपनियों के लिए आए। तब तक हम भी थोड़ी स्केल अप कर लें अपना बिजनेस और फिर हम प्रिवेसी डाल लेंगे। नहीं, लॉ आज से है, सबके लिए है, एनफोर्समेंट की भी अब क्लैरिटी है। और लॉ क्या है? डिजिटल डेटा कलेक्शन, डिजिटल या मैनुअल कलेक्शन को डिजिटाइज करना, दोनों ही केसेस में प्रिवेसी के सारे नॉर्म्स आते हैं। डीपीडीपी कहां अप्लाई होता है? डीपीडीपी अप्लाई होता है पर्सनल डेटा की कलेक्शन पे, उसकी स्टोरेज पे। 5 प्रोसेस थे प्रिवेसी के: कलेक्शन, स्टोरेज, थर्ड पार्टी शेयरिंग, डिलीशन और एक्चुअल यूसेज, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसे एक्चुअल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो पर्सनल डेटा की कलेक्शन हो रही है, उसकी स्टोरेज हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, थर्ड पार्टीज के साथ शेयर हो रहे हैं, रिटेन किए जा रहे हैं, और किसी टाइम पे डिलीट भी किए जा रहे हैं। जो मैंने आपसे अभी बोला कि आपने तो 2 एम्प्लॉय रखे, पर्सनल डेटा तो आ गया आपके पास। अब आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेसी एप्लीकेबल नहीं है, मेरे पास पर्सनल डेटा नहीं है? आपके पास पर्सनल डेटा है ना, तो प्राइवेसी अप्लाई हो जाती है। कंपनी के साइज और टर्नओवर से कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे आप स्टार्टअप्स हैं, ईमेल्स आती हैं, ईमेल्स पे पर्सनल डेटा होता है, एचआर के पास रिज्यूम्स भी होते हैं, स्मॉल क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स। कई डॉक्टर कहेंगे आपसे मेरा डिजिटल नहीं है। मैंने देखी है ऐसे डॉक्टर्स। डॉक्टर खुद जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो पेपर पे लिखता है, तो वो कहता है मैंने पेशेंट का नाम पेपर पे लिखा, उसकी उम्र पेपर पे लिखी, आज की डेट पेपर पे लिखी, उसकी बीमारी लिखी, उसकी दवाइयां लिखी। डीपीडीपी लॉ तो कहता है कि डिजिटल फॉर्मेट में डेटा, मेरे पास तो डिजिटल में नहीं है। लेकिन साहब वो जो बाहर बैठे हैं, जो आपकी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने कंप्यूटर में पेशेंट का नाम, उनका फोन नंबर, कम से कम वो कौन से एरिया में रहते हैं, उन्होंने कैसे पैसे दिए जो आपने यूपीआई से भी लिए, और उनके साथ जो आया, उनको लेके आया या उनके बिहाफ पे आया, उसकी भी पर्सनल डिटेल। तो क्या ये पर्सनल डिटेल नहीं है? है। कहां फीड हो रही है? बाहर कंप्यूटर में, क्योंकि अपॉइंटमेंट कैलेंडर वहां से मेंटेन हो रहा है। तो आप तो डीपीडीपी के लिए हो गए ना, ठीक है। आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज नहीं कर रहे, मान गए। पार्शियली सेंसिटिव को कर रहे हैं, क्योंकि हर पेशेंट जरूरी नहीं है कि यूपीआई करे, कई लोग कैश भी दे जाएंगे। लेकिन पर्सनल डेटा को डिजिटाइज करने आप डीपीडीपी के आपके लिए एप्लीकेबल है। एजुकेशनल पोर्टल्स, सैस प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत आम सी बात है। सोसाइटीज, आरडब्ल्यूएज, एसोसिएशन करते हैं ना, सबके पास कंप्यूटर लगे हुए, और कुछ नहीं तो
कार की पार्किंग की वीडियो सर्वेलेंस होती है, जो सर्वेलेंस जाती स्टोरी थर्ड पार्टी में होती है। अब आप कहेंगे कार पार्किंग में कौन सा भाई पर्सनल डेटा आ गया ना, कार का नंबर आ गया। आपकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके भी मैं आरटीओ में उनकी वेबसाइट पे जाके कार का नंबर डालूंगा, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी मेरे पास। मुझे तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन से पार्किंग स्लॉट में लगी हुई है और कौन से मकान नंबर की गाड़ी लगी हुई है। सिंपल, हर जगह पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इस मिथ को मान लेंगे और इसको मिथ ही मानेंगे तो आप डेटा कलेक्शन में कैजुअल रहेंगे, पर्पस कंट्रोल नहीं रहेगा। आप अगर थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग करा रहे हैं तो आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और अब इन चीजों का कंट्रोल ही नहीं है तो बेसिक अकाउंटेबिलिटी तो किसी की है ही नहीं सिस्टम। तो कंप्लायंस में, ऑडिट्स में रिस्क बढ़ा रहेगा। की टेकअवेज, डीपीडीपी साइज पे नहीं डिपेंड करता, डीपीडीपी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, उसकी डिजिटाइजेशन पे डिपेंड करता है, डेटा कलेक्शन पे डिपेंड करता है, पीआईआई आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिवेसी नॉर्म्स जल्दी फॉलो करने चाहिए, प्रिवेसी सिस्टम जल्दी बनाना चाहिए। क्यों? जिससे कि जब वो बड़े हो तो ऑटोमेटिकली प्रिवेसी उनके सिस्टम में इनबिल्ट हो और वो फॉलो करें। पहला मिथ, डीपीडीपी छोटी कंपनियों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए। गलत है। क्यों गलत है वो मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं। हम मिथ्स के बारे में, प्रिवेसी के बारे में, डीपीडीपी के बारे में रोज कुछ ना कुछ बात करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।